हेलो। हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि करंट अफेयर का ट्रेंड क्या था, किस तरह कितने क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर में, और आने वाले वर्ष में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक छोटी चर्चा की थी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के ऊपर कि हिस्ट्री में पिछले वर्षों में आरएएस के एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में जो 2023 वाला आपका एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को पूरा देखा करें लास्ट तक। ठीक है, आज हम इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, एक छोटी सी और कल की तरह ही कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इतिहास में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इतिहास में दो हिस्सों में क्वेश्चन आते हैं। एक हो गया आपका प्राचीन भारत का इतिहास, सॉरी, एक हो गया आपका भारत का इतिहास, और दूसरा हो गया आपका राजस्थान का इतिहास। इसमें भी फिर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आते हैं। साथ ही साथ इन्हीं में बांटकर, इन्हीं दोनों से मिलकर एक अलग से टॉपिक बनता है कला एवं संस्कृति। ये है तो इसी का भाग, लेकिन पढ़ते हैं इसको अलग से। ठीक है, तो हम इतिहास में अब देखेंगे कि जो भारत से कितने क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 वर्षों का, पिछली वीडियो में भी हमने 3 वर्षों का जो एनालिसिस किया था, इस वीडियो में भी हम 3 वर्षों का ही एनालिसिस करेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मेरे मेरे सामने लिखा हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री में 2016 में टोटल 10% आए थे, 2018 में 9 क्वेश्चन आए थे, और 2021 में 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें से प्राचीन जो आपका भारत है उसमें से 4 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन और 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे। मध्यकालीन भारत से 2016 में 4 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 1 ही क्वेश्चन आया था। और आधुनिक भारत के इतिहास में से 2016 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन और 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में 2016 में 10 क्वेश्चन, 2018 में 7 क्वेश्चन और 2021 में 6 क्वेश्चन। और कला एवं संस्कृति में से 2016 में 5 क्वेश्चन, 2018 में 8 क्वेश्चन और 2020 में 10 क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि आप 2016 से 2021 तक का ट्रेंड देखेंगे इन पिछले 3 वर्षों का, तो इतिहास विषय से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन के मध्य का इसका औसत आने का, जिसमें आपका भारत का इतिहास भी आएगा, राजस्थान का इतिहास भी आएगा, कला एवं संस्कृति भी आएगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो होती है कला एवं संस्कृति से, कला एवं संस्कृति से। अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक है वो इतिहास में पढ़ने चाहिए जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। और ये जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, ये गारंटी नहीं है कि 100% इन्हीं में से आएंगे, इनमें आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो संभावना रहेगी वो इन्हीं से रहेगी। बाकी जो टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कोई मनाही नहीं है कि उनसे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जो आरपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है आरएएस के लिए, वो उसमें सब कुछ दे रखा है आपको। लेकिन ये जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, एक किस बेस पे बताऊंगा, जो पिछले वर्षों में 3-4 वर्षों में जो भी जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनके आधार के ऊपर बताऊंगा। तो प्राचीन भारत में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। प्राचीन भारत में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल और महाजनपद काल। महाजनपद काल में ही आपके आ जाएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके अलावा अन्य जो धर्म है वो।
अन्य। ठीक है, वैदिक काल के बाद आपको मौर्य काल पढ़ना है, मौर्य काल। बस ये 3 टॉपिक सफिशिएंट है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें लगभग जो क्वेश्चन आते हैं मैंने ऊपर जो बताए हैं एंशियंट हिस्ट्री से 4-5 जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 टॉपिकों में से मिलेंगे। जो मैंने प्राचीन भारत के इतिहास में ये बताया, मैंने 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से जो अधिकतर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 3 टॉपिकों में से आएंगे। पहला ये सिंधु घाटी सभ्यता से, दूसरा वैदिक काल और महाजनपद काल से जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य है, और तीसरा है मौर्य काल से। इन्हीं 3 में से आएंगे। सबसे ज्यादा आपको ध्यान इन्हीं में देना है। और इसमें भी किन के ऊपर ध्यान देना है, ये जो 3 टॉपिक है इन 3 टॉपिकों में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना आपको, इन 3 टॉपिकों के बारे में बता रहा हूं। इसमें आपको पढ़ना है किसी प्रकार का स्थापत्य, मंदिर, किसी प्रकार का कोई अभिलेख है, स्क्रिप्ट होगी आपकी, अभिलेख स्क्रिप्ट होगी। ये मौर्य काल जब हम पढ़ेंगे वहां पे अनेक प्रकार के स्तूपों की चर्चा करेंगे, स्तूप हो गए, स्तंभ हो गए, इनकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह के जो पोर्शन होता है वो आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है, वो भी इन 3 टॉपिकों से। ठीक है, अब देखें मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकाल में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको एक तो पढ़ना है सल्तनत काल, दूसरा आपको पढ़ना है मुगल काल। इसमें मुगल काल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुगल काल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मध्यकालीन भारत में आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको पढ़नी है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के, जैसे आप देखें कि विभाग हो गए। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं आपके लिए, एक ही एग्जांपल लूंगा। जैसे कि मध्यकालीन भाग में एक विभाग है सैन्य विभाग, उसको क्या बोला जाता है। या फिर जैसे एग्जांपल लेके, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको चलूं कि जो दास विभाग था उसको क्या बोला जाता था, इनके अधिकारियों को क्या बोला जाता है, अधिकारी। जो ये विभाग होते हैं इनके प्रमुख जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है। इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी आपकी होती है मध्यकालीन भारत में, सिर्फ उन्हीं टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है। अगर आप मध्यकालीन भारत छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास ही आएंगे, 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ये बोलो कि नहीं सर हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, मध्यकालीन भारत हम छोड़ नहीं सकते, तो उसमें आप सल्तनत काल और मुगल काल के जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल लेके कि किसी प्रकार के विभाग को क्या कहते हैं, या फिर जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों का काम क्या होता है, वो किस तरह के अधिकारी होते थे, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो आप जरूर पढ़ लेना। बाकी जो मुगल काल में जो मापतोल की जो प्रणाली थी, या जाए किस तरह से जमीन जो होती थी उनको नापा जाता था, या फिर फसल की जो पैदावार होती थी उसका विभाजन किस तरह से किया जाता था, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आप पढ़ लेना जरूर। ठीक है, अब है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 1885 से लेकर 1947 तक। इसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर जब भारत आजाद हुआ था उसके बीच में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अनेक प्रकार के आंदोलन जो हुए थे उन आंदोलनों के बारे में पढ़ लेना। गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए थे, या फिर जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस स्थापना के समय भी अनेक सारे आंदोलन चल रहे थे। उससे पहले कुछ 2-4 जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनको भी आप याद कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यही से 1885 लेकर 1947 तक। जैसे कि आपको
स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद गांधी जी के जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल है, चंपारण आंदोलन है। तो इस तरह के जो आंदोलन है, ये आंदोलन आपको पढ़ने हैं 1885 से लेकर 1947 तक। 19वीं 20वीं शताब्दी का जो उस समय का भारत था, उस समय क्या घटनाएं घटित हो रही थी, क्या घटनाएं चल रही थी, बस उन्हीं घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले भी नहीं पढ़ना, इसके बाद भी नहीं पढ़ना, क्योंकि जो आधुनिक भारत में क्वेश्चन आएंगे लगभग क्वेश्चन इसी से आएंगे। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आप इतना बड़ा सिलेबस कवर करोगे तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया प्राचीन भारत में 3 टॉपिक, मध्यकालीन भारत में 2 टॉपिक, और आधुनिक भारत में आपका ये 1885 से 1947 तक, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, ये पढ़नी है आपको, ठीक है। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में भी आपको मैंने प्राचीन भारत में बताया मंदिर स्थापत्य की जो इस तरह की जो बातें हैं, स्क्रिप्ट हो गई, अभिलेख हो गए किसी प्रकार के, वो पढ़ने हैं। मध्यकालीन भारत में आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, और जो आधुनिक भारत है उसमें जो घटनाएं हुई थी, आंदोलन हुए थे, वो आंदोलन घटनाएं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आपको मंदिर पढ़ना है, राजस्थान में भी आपको मंदिर पढ़ना है, आपको संगीत नृत्य पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के इसमें वाद्य यंत्र पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ जो अनेक प्रकार के इतिहासकार है, उन्होंने विविध प्रकार की बुकें जो लिखी है, जो रचनाएं की है, उन रचनाओं को पढ़ना है। उसको मैंने इसी बुक में टॉपिक में कवर कर लिया, ठीक है। जो भी बुक मैंने लिखी है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो बुक लिखा है उसके अंदर जो राजस्थान के जो इतिहासकार हुए थे, जो अनेक शासकों के अधीन उन्होंने अनेक सारी रचनाएं रची थी, उन रचनाओं को मैंने एक जगह इकट्ठा करके यहीं पे समावेशन इनका कर दिया है। यानी कि आपको बुक के अंदर वो सभी के सभी जो राजवंशों के अधीन जो रचनाकार थे उनको पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो संगीत के ऊपर किसी प्रकार की बुक लिखी हो, या उनकी राजवंश के ऊपर किसी प्रकार की बुक लिखी हो, उनके कार्यों के ऊपर किसी प्रकार की बुक लिखी हो, जो समस्त बुक है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे मेनली आपको, और इसके अलावा मेले और त्योहार, मेले त्योहार, यानी कि राजस्थान में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, मंदिर, संगीत नृत्य, जो भी बुक्स वगैरह है रचनाकार, मेले और त्योहार। इसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन आपके राजवंश से आते हैं। अगर आपको समय मिले रिवीजन करने का तो आप राजवंश पढ़ लेना, वरना आपको राजवंश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन राजवंश से आएंगे, इसके अलावा राजवंश से क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। तो राजवंश सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है। इनसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंदिर, संगीत नृत्य, जो भी जो इतिहासकार जो भी हुए हैं रचनाकार, उनकी जो बुक्स वगैरह है वो उनके ऊपर, और वो बुक किनके लिए किन से रिलेटेड है वो देखना है। मेले और त्योहार, ये जो टॉपिक है 4 टॉपिक मेन राजस्थान के हिस्ट्री में, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इतिहास विषय आप सबसे लास्ट में पढ़ना, रिवीजन करना इसका इतिहास का, क्योंकि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है इतिहास। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे लास्ट में इसका रिवीजन करो, और जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो 5 से 7 या 8 10 जो सिलेक्टेड टॉपिक है, सिर्फ उन्हीं को पढ़े, उनके अलावा कुछ भी ना पढ़े। क्योंकि जैसे ये मान के चलो कि आपके अगर इतिहास में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन से इतिहास से आए हैं, राजस्थान और भारत का मिलाकर, कला संस्कृति सब कुछ मिलाकर 20 क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने जो 8 से 10 ये टॉपिक बताए हैं, 15 से 18 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। बाकी के जो बच गए 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके बच गए, वो जो अदर सब्जेक्ट, जो अदर टॉपिक बच गया है राजस्थान का और जो भारत का इतिहास है, उसमें हमने छोड़े हैं जो टॉपिक, उन सब से मिलाकर आएंगे। तो वो पढ़ने से आपका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट आपका छोटा है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ो, सब्जेक्ट छोटा है, इससे ज्यादा आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप बायोलॉजी पढ़ो, सब्जेक्ट छोटा है और क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यानी जितनी मेहनत आप इस बचे हुए इतिहास में करोगे, जो मैंने 8 से 10 टॉपिक बताए, इनको छोड़कर बचे हुए इतिहास में करोगे, उसी मेहनत में आप 3 टॉपिक को तैयार कर लोगे, और आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आप इनका एक बार रिवीजन एक्स्ट्रा कर लेना,
ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वे से स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो इतिहास में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसकी वीडियो भी लेके आऊँगा, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा बाकायदा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं किसी अगली वीडियो में। इतिहास में जो भी पिछले 3-4 वर्षों में क्वेश्चन आए हैं प्राचीन भारत के या राजस्थान के इतिहास से या मध्यकालीन भारत के आधुनिक भारत से, जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको आपके लिए लेके आऊँगा, प्रोवाइड करवाऊँगा। वो आप देखकर खुद डिसाइड करना। फिर अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप लोग खुद डिसाइड करना, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो करेंगे, और इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली मुझे जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है उसका आपको लिंक मिलता रहेगा, और जो भी कुछ नया अपडेट आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर सुझाव दें, किसी प्रकार का सुधार करना हो तो वो भी सुझाव दें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।